वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पौड़ी में विधायक राजकुमार पौड़ी ने निर्माणाधीन लवाली झील के निर्माण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक ने कई सवाल खड़े किए हैं और विधायक राजकुमार पौड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि इस झील के निर्माण पर अब तक खर्च किए गए बजट की गहनता से जांच करवाई जाए, जिससे कि झील का जो निर्माण कार्य है, निर्माण के नाम पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए का सच जनता के सामने आ सके। दरअसल जो झील है, झील का निर्माण पूर्व विधायक मुकेश कोहली के कार्यकाल में शुरू किया गया था और उसी वक्त झील निर्माण का एस्टीमेट तकरीबन 6 करोड़ 92 लाख रुपए तय करते हुए शासन से 6 करोड़ 92 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिस पर 6 करोड़ 92 लाख रुपए का बजट भी शासन की ओर से भेज दिया गया था। निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, फिजूल खर्च अब तक बताया जा रहा है और विभाग से बजट खर्च का ब्यौरा मांगते हुए विभागीय अधिकारी और कार्यदायी संस्था पर जांच बिठाने की मांग लगातार की जा रही है और इसी पर सवाल खड़े किए हैं। मैं चाहता हूं कि पूर्व में जो काम पूरा नहीं हुआ है, जो पिछला पैसा आया था, जो बॉन्ड हुआ होगा, सरकार के साथ अनुबंध हुआ होगा, टेंडर पड़ा उसका, जिस अधिकारी ने वो टेंडर किया, जिस रेट पे किया गया, तो पूरा क्यों नहीं हुआ समय के अंतर्गत। कार्यदायी जो संस्था होती है उसके ऊपर वास्तव में जांच होनी चाहिए कि भाई ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ। अब अलग से डिमांड हुई है पैसे की, अब यदि पैसा नहीं मिलता तो इसका मतलब वो झील पूरी नहीं हुई, ऐसी पड़ी रहेगी। वाली झील पे 5 कंक्रीट के पियर बनाए जाने थे जो लगभग पूरे हो गए हैं और लगभग 700 मीटर रोड का निर्माण किया जाना था, जो रोड कटिंग पूरी हो गई है। तो इस तरह हम अगर प्रतिशत में देखें तो लगभग 80% कार्य हमारा पूर्ण हो गया है। इसकी 6 करोड़ 92 लाख की योजना स्वीकृत थी, लेकिन स्वीकृत धनराशि के अंदर ये काम नहीं हो पाया, तो इसका रिवाइज्ड एस्टीमेट 11 करोड़ 90 लाख का शासन को भेजा गया है। देश भर की तरह उत्तराखंड में भी अपने खराब दौर से गुजर रही कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस में अंतर्कलह खुलकर सामने आ चुकी है। पार्टी के 2 नेताओं ने पार्टी के भीतर जो भीतरघात इस समय चल रहा है, अंतर्कलह को वजह बताकर पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। देहरादून में पिछले 4 दशक से कांग्रेस के लिए काम कर रहे डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने ऐलान कर दिया है और उनके साथ साथ कुछ और नेताओं ने भी ऐलान किया है। दिल्ली आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। कुलसारी के जबरकोट में ककरतौली में खुलकर स्टोन क्रशर के खिलाफ जबरकोट के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है और क्रशर को यहां से हटाने की मांग कर दी है। अपनी मांग को लेकर तहसील पर बैठे और लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने तहसील परिसर में सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया है और वहीं ग्रामीणों के पहले भेजे गए ज्ञापन में स्टोन क्रशर के पास 50 से 60 मीटर दूरी पर स्थित आंगनबाड़ी और स्कूल होने का दावा किया गया था। वहीं से स्टोन क्रशर से उत्सर्जित धूल कणों को पेयजल स्रोतों का नुकसान पहुंचने की बात भी कही गई थी और इसी को लेकर तहसीलदार ने बताया है कि ग्रामीणों की आपत्तियों पर संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है और निरीक्षण में स्टोन क्रशर मानकों के अनुरूप ही लगा हुआ है। साथ ही ये भी कहा कि मानकों से इतर अगर कोई भी खामियां पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। करने के बाद आजकल खेतों में गुड़ाई निराई चल रही, वो करने के साथ साथ वहाँ पर आंदोलनरत हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ हम लोग इस आंदोलन में लगे हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये जो क्रशर है ये बंद हो। अब प्रशासन से भी हमारी निवेदन है कि वो हमारी सुने और हमारे साथ खड़ा होकर जो सही चीज़ें हैं उस पर अपनी बात रखें। यहाँ पर आए हैं अपने मुद्दों को लेकर। कई दिन पिछले 1 महीने से आज लगभग 26 दिन हो गए हैं हम लोग धरने पे बैठे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक हमें कोई जवाब नहीं आया है। हमने विगत 1 महीना पहले हमने यहाँ पे एक ज्ञापन दिया था जिसकी जांच हुई, जिसमें हम लोग मौजूद नहीं थे, जिसमें हमें शामिल नहीं किया गया था। और विकासनगर कोतवाली पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से लूट के सामान के साथ घटना में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की गई है। वारदात में शामिल एक बदमाश अभी फरार चल रहा है, इसकी धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस की माने तो बदमाशों ने 7 जुलाई को देर रात तकरीबन 10 बजे घर लौटते वक्त ढकरा निवासी आशीष गुप्ता के रास्ते को रोककर सोने की चेन लूट ली थी और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इसी बीच मुखबिर की सूचना मिली और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 3 लुटेरों को पावटा रोड से
गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चौथे की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों से लूटी गई सोने की चेन बरामद कर ली है। पुलिस की माने तो अपराधियों के आपराधिक रिकॉर्ड छाने गए हैं। तीनों बदमाश जिनके नाम बताए जा रहे हैं वो ढकरानी के हैं। एक व्यक्ति आशीष गुप्ता के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उसके साथ उसी रात को कुछ लोगों ने उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है और उसकी चेन, गले की चेन को छीन लिया है। इस पर तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया गया और एसएसपी महोदय के आदेश पर विभिन्न टीमों का हमने गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला गया, टीम को हमने बाहर भेजा गया। पुराने प्रकाश में आए अभियुक्तों से भी हमने पूछताछ की है। इसके आधार पर हमने फारूक, मोबिन और रियाजुल को गिरफ्तार किया गया है। रामनगर में गिरजा मंदिर के टीले में आई दरारों को भरने और उसके पुनर्निर्माण का मामला अटक गया है। आपको बता दें कि 10 सालों से अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ था और बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले आगामी 10 जुलाई को राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में अनुमोदन भी किया गया था और इसी क्रम में मंदिर के मुख्य पुजारियों ने कहा था कि बरसात में मंदिर के टीले पर खतरा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसके लिए धरातल पर काम करना चाहिए। गिरजा मंदिर के टीले में बाढ़ से आई दरार का सरकार ने संज्ञान लिया था। उस वक्त पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने फरवरी 2021 में टीले का कार्य कराने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और बीच में जो मंदिर का कार्य है वो अटका हुआ है। शासन से कई बार गुहार लगाई गई है, लेकिन अब तक इस काम को नहीं करवाया गया है। पहले भी कई बार गुहार लगाई गई है, ये काम बीच में अटका हुआ है। जोशीमठ में विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान संपर्क को लेकर अब लगातार काम किया जा रहा है और मार्ग भी खुल गया है। मार्ग खुलने के बाद 145 पर्यटक फूलों की घाटी पहुंचे। मूसलाधार बारिश के चलते विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का पैदल संपर्क मार्ग 2 से 3 दिन में अब खुल गया है। हालांकि पहले से बंद पड़ा हुआ था और अब जो श्रद्धालु हैं उसी मार्ग से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी में कांवड़ यात्रा में भोलेनाथ के भक्तों का कोरोना काल के बाद अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भारी बारिश के बावजूद श्रद्धालु यहां पर भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि भोलेनाथ को खुश करने के लिए जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, भोलेनाथ की पालकी सजाकर गंगा जल के साथ और जयकारों के साथ आगे बढ़ते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। गंगोत्री से जल भरकर ये कांवड़िए निकले हैं। राजस्थान जा रहे, गंगोत्री से आ रहे, गौमुख से कावड़ लेके राजस्थान, जयपुर जिला, डिस्ट्रिक्ट जयपुर है, तहसील कोटपुतली और सीकर जिले में चढ़ेंगी। नीम का थाना तहसील बलेश्वर धाम चढ़ेंगी। कितने लोग आ रखे हैं आप लोग? हम 50 लोग हैं साथ। 50 लोग हैं। हाँ, रास्ते में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और कब जल चढ़ाओगे आप? 26 तारीख को। 26 तारीख को? हाँ जी। और गौमुख से जल लेके गंगोत्री में जल रखा पालकी में और अब खुरजाई चढ़ाएंगे जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। कितने लोग हैं आप लोग? 20 लोग हैं। 20 लोग हैं जी। ये कौन सी यात्रा आपकी? ये कांवड़ यात्रा, तीसरी यात्रा। तीसरी पद यात्रा। कांवड़ यात्रा में प्रयास यही रहेगा कि जो कांवड़िए हैं उनकी यात्रा को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए कि किसी श्रद्धालु को परेशानी ना हो। एक तो मार्ग अवरुद्ध पहले तो ना हो, और यदि किसी कारण से होते हैं तो अविलंब उनको खोल दिया जाए। दूसरा, और मंदिर के आसपास की जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक रखने के निर्देश दिए गए हैं। और तीसरा, कभी कुछ कारणों से स्थानीय लोगों के साथ भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इस पर विशेष निगरानी रखने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। और पुलिस भी अपने स्तर से अपने कर्मचारियों अधिकारियों की ड्यूटी लगा रहे हैं। एसपी साहब, एक ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर पखवाड़े का आयोजन किया। आपको बता दें कि जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा 11 जुलाई से 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा और उसकी जानकारी एडिशनल डायरेक्टर यूएस कंडवाल और डॉक्टर अमित शुक्ला, ऑफिसर इंचार्ज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने दी है। इस पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में आम लोगों को परिवार नियोजन और जनसंख्या
स्थिरीकरण के बारे में बताया जाएगा। डॉक्टर अमित शुक्ला ने बताया कि आने वाले 15 दिनों तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी हमारे डॉक्टर्स आम लोगों को देंगे। हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, जो कि बहुत बड़ी जनसंख्या है। और ये बढ़ती हुई जनसंख्या जो है हमारी बहुत सारी समस्याओं को जन्म दे रही है। लगभग हम एक ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बराबर हम हर साल जुड़ जाते हैं, किंतु और जबकि हम ऑस्ट्रेलिया का 1/6 हिस्सा ही एरिया वाइज है। तो किंतु हमारी जो पॉपुलेशन है, ये हम कई बार ये मानते हैं कि हमारी यंग पॉपुलेशन है, जैसे मोदी जी भी कहते हैं कि हमारी यंग पॉपुलेशन है, तो हम इनसे ज़्यादा योगदान दे सकते। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या स्थिरताकरण दिवस जो हमारा आज मनाया जा रहा है, ये एक शुरुआती काम है। आज के उद्घाटन के बाद इस कार्यक्रम को लॉन्च किया जा रहा है फॉर्मल रूप में, कि जो हमारी साल भर जो गतिविधियां चलती रहती हैं परिवार नियोजन के कार्यक्रमों की, जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए, उनको एक कैंपेन मोड में आगामी 15 दिनों तक चलाया जाएगा। इसमें जो हमारे सर्जन्स जो अस्पतालों में काम करते हैं, वो अस्पतालों में भी अपनी सेवाएं देंगे, और वो एक मिशन मोड में, कैंपेन मोड में आउटरीच कार्यक्रम भी करते हैं, जिनको पहले से कैंप ऐसी CHCs PHCs पे लगाया जाता है जहां सर्जन पूर्व से उपलब्ध ना हो, परंतु कैंप के माध्यम से वहां पर भी सेवाएं दी जाएं। हरिद्वार के लक्सर स्थित RBNS नामक शुगर मिल में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रदूषण को लेकर काम किए गए। लक्सर शुगर मिल 2 सदस्यीय टीम पहुंची। बोर्ड के आदेश पर उत्तराखंड नियंत्रण बोर्ड की 2 सदस्यीय टीम ने यहां पर छापा मारा, जिसके बाद शुगर मिल द्वारा बगल में लगाई गई शराब फैक्ट्री से दूषित जल की निकासी की शिकायत की गई और नमूने लिए गए। दरअसल लक्सर के ही प्रवीण चौधरी नामक ग्रामीण द्वारा शराब फैक्ट्री के खिलाफ क्षेत्र में प्रदूषण को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शिकायत की गई, और जब बोर्ड वहां पर पहुंचा, गंभीरता से इस मामले को लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद आज लक्सर के शुगर मिल पहुंचने पर 2 सदस्यीय टीम द्वारा प्रदूषित जल के नमूने लेकर लेबोरेटरी भेज दिया है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने वहां पर रिपोर्ट आने के बाद ही प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई को लेकर बात कही है। शराब फैक्ट्री के कारण आसपास के गांव और क्षेत्रवासियों द्वारा बड़े स्तर पर गंदगी का सामना करके मुश्किलों को झेला जा रहा था, लेकिन स्थानीय प्रशासन समेत अधिकारियों और विभागों को शिकायत दी गई, उसके बाद भी स्थिति वैसी ही थी। बूढ़े बच्चे काफ़ी समस्या से परेशान है, बीमार हो रहे हैं, खांस खुजली अन्य बीमारी, कैंसर, TB, ये कई तरह की बीमारियों में मक्खी मच्छर लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई आप सभासद होते हुए आप इस काम में कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने जनता की इस बात को देखते हुए मैंने एक पत्र भेजा प्रदूषण नियंत्रण दिल्ली बोर्ड को। उसके बाद वो पत्र देहरादून आया, देहरादून के बाद वो आया है रुड़की जाँच के लिए, लेकिन जाँच का समय 10 दिन का दिया गया था जो मेरे पत्र में लिखा हुआ है, और जाँच ये आए हैं 1 महीने के बाद करने के लिए। देखिए ऐसा है, एक हमको शिकायत मिली, प्रवीण कुमार की तरफ से शिकायत मिली थी, जिनका ये कह रहा था कि शुगर मिल के आसपास मंदिर है, मस्जिद है, और जो पानी है उसका पोल्यूटेंट है। इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा आज मेरे साथ सहायक वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह है, उनकी उपस्थिति में, और मैं स्वयं और आपके उसमें सैंपल लिए जा रहे हैं, और संपूर्ण निरीक्षण किया जाएगा। फैक्ट्री के अंदर भी निरीक्षण किया जाएगा, फैक्ट्री के बाहर भी हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं, और ये सैंपल हम लोगों द्वारा भारत सरकार द्वारा अप्रूव लैब है, नोएडा टेस्टिंग लैब, उसको भेजा जा रहा है, और उसके बाद जो टेस्टिंग रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम किसी अंतिम निर्णय पहुँच पाएंगे। दिनेशपुर में शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में आयोजित सुधांशु मंडल का यहां पर मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता दिनेशपुर कप पर कॉर्बेट FC ने कब्जा कर लिया है। फाइनल मैच लखनपुर FC कोटद्वार और कॉर्बेट FC रामनगर के बीच में मैच खेला गया। कॉर्बेट FC रामनगर में 5 गोल से मैच को जीत लिया और ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मैच के मुख्य अतिथि पूर्व खेल मंत्री गदरपुर क्षेत्र के विधायक अरविंद पांडे, दिनेशपुर नगर पंचायत के चेयरमैन सीमा सरकार और विशिष्ट अतिथि वहां पर विधायक शिव अरोरा मौजूद रहे। खिलाड़ियों के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आखिरकार इंटरवल से पहले टीम गोल और इंटरवल के बाद इंटर 2 गोल करके मैच को अपने कब्जे में ले लिया, और इसी मैच को देखने के लिए लगभग 20,000 दर्शक स्टेडियम में मौजूद रहे। सभी ने भरपूर आनंद उठाया। और नई उम्र के बच्चे हमारे गलत दिशा में ना जाएं, नशे में लिप्त ना हो, इसी नाते खेलों को बढ़ावा दिया गया है, और वही वजह है कि आज यहाँ इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम और ऑडिटोरियम का निर्माण हम करने जा रहे हैं, ताकि अपने बच्चों को हम दिशाहीन होने से बचा सकें, नशे में लिप्त होने से हम बचा सकें। लेकिन आज अगर हम मैदान में देख रहे हैं जिस प्रकार युवा उत्साह से आया, खेल के प्रति उसकी रुचि है, तो निश्चित रूप से खेल एक ऐसा माध्यम है जो युवाओं को सारी बुराइयों से दूर कर सकता है, और जो नशा स्पेशली चल रहा है, ड्रग्स चल रही है, उससे दूर करने में खेल का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है।
दिसंबर 2021 से सितारगंज शहर में नगरपालिका सितारगंज ने सभी दुकानों पर कूड़ेदान रखा गया था, जिसके लिए हर महीने हर दुकानदार पर कूड़ेदान के लिए नगरपालिका ने 50 रुपए का यूजर चार्ज निर्धारित किया था। लेकिन शहर में अधिकतर दुकानदार चार्ज के 50 रुपए देने से कतरा रहे हैं और वहीं कुछ दुकानदारों को कहना है कि जब नगरपालिका ने कूड़ेदान रखवाए थे तब किसी ने किसी तरह के शुल्क देने की बात नहीं कही थी। इधर नगरपालिका ने शहर के बिजटी चौराहे पर यूजर चार्ज वसूलने आई लड़कियों को किसी भी दुकानदार से चार्ज नहीं दिया गया, साफ इनकार कर दिया और उसके बाद नगरपालिका की अवैध वसूली बताई गई, जिस पर नगरपालिका चेयरमैन ने कहा कि चार्ज केवल सितारगंज नगरपालिका में नहीं बल्कि देश भर में वसूल किया जा रहा है। चार्ज की धनराशि जो कि वसूल की जा रही है वो दुकानों पर रखवाए गए डस्टबिन के लिए नहीं बल्कि शहर में साफ सफाई और नगरपालिका द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यों के लिए है। सितारगंज उत्तराखंड नगरपालिका ने सभी दुकानों पर ये कूड़ेदान रखवाए। वो सुविधाएं हैं जो तो नगरपालिका को देनी चाहिए और ये तो मतलब इस किस बात के चार्जेस होने चाहिए। तो डेली कूड़ा भी नहीं उठता ना, तो यहाँ 15-15 दिन 20-20 दिन झाड़ू नहीं लगती है। पीछे गली है हमारी, वहाँ तो कभी लगती ही नहीं है झाड़ू, तो पैसे किस बात के हैं। और जहाँ पैसों की बात है, टैक्स की बात है, बाकी हमारा हाउस टैक्स भी जाता है, सब कुछ होता है, तो ये मतलब ये अलग से पैसे किस बात के हैं। सरकार द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा यूज़र चार्जर नाम से जो है कि प्रत्येक जो जनता है उससे सहभागिता सफाई में डोर टू डोर जो कूड़ा कलेक्शन होगा उसके लिए जो है तय किया है, जिसमें जो है कि नगर से हमारे 1 रुपया पर डे और दुकानों का 2 रुपये पर डे के हिसाब से ये सरकार द्वारा, शासन द्वारा जो है एक यूजर चार्जर पर वसूली के लिए ठेका कराया गया है। आपको याद होगा जब मैं पिछली बार चुनाव जीता था तो चुनाव जीतने के तत्काल बाद ये यूजर चार्जर को मैंने अपने शहर में बंद कर दिया था, लेकिन ये विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये यूजर चार्जर का दोबारा ठेका किया गया। हरिद्वार में 40वीं वाहिनी पीएससी परिसर में 3 दिवसीय तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 40वीं वाहिनी पीएससी के कमांडेंट ददन पाल समेत कई बड़े अधिकारियों ने वृक्षारोपण करके प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से उत्तराखंड पुलिस जवानों की 16 टीमें भाग ले रही हैं। 16 टीमों में पुरुषों के साथ साथ महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं और इसी क्रम में 40वीं वाहिनी पीएससी के कमांडेंट ने बताया कि इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। में हमारे पूरे प्रांतीय स्तर पर जो पुलिस है और पीएससी की बटालियंस हैं उनकी 16 टीमें ये हमारी प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। इसमें क्रॉस कंट्री और तैराकी प्रतियोगिता शामिल है और जो बेहतरीन खिलाड़ी इसमें से शामिल छाएंगे वो आगे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते हैं पुलिस की। तो आज से प्रतियोगिता शुरू हुई है और 3 दिन पश्चात इसका समापन होगा और इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी छाने जाएंगे और वो आगे की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार है। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर रेलवे प्रशासन और जीआरपी भी एक्शन में नजर आई है। जीआरपी और आरपीएफ ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन से ज्वालापुर स्टेशन तक रेलवे लाइन के पास में जमा अतिक्रमण को हटाया और इसी दौरान कई झुग्गी झोपड़ियां और दुकानें हटाई गई। इसी क्रम में एएसपी जीआरपी अरुणा भारती ने बताया है कि आगामी कांवड़ मेले में शिव भक्तों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए कानून व्यवस्था में कोई रुकावट पैदा ना हो, इसलिए संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के साथ साथ जीआरपी वेरिफिकेशन अभियान भी चला रही है, जिसमें कि रेलवे लाइन परिसर और रेलवे लाइन के आसपास रह रहे संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। इस भीड़ को देखते हुए हम लोगों ने एक तो पुलिस के ड्यूटी चार्ट्स वगैरह बनवा लिए हैं, जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन सब पे ड्यूटी हम लोग लगाएंगे और उसकी जो पहले की तैयारी है उसमें हम लोग लगातार यात्रियों को सुविधा मिल जाए, जो आने वाले हमारे कांवड़ यात्री होंगे उनको सुविधा मिल जाए, इसलिए हम लोग अभी से जितना भी अतिक्रमण रेलवे स्टेशन के आसपास है वो आरपीएफ की टीमों के साथ मिलकर के हम लोग लगातार हटवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही सत्यापन अभियान चल रहा है और इसमें हम लोग पुलिस एक्ट की कार्रवाई भी कर रहे हैं ताकि जितने भी सेंसिटिव पर्सन यहाँ पर रह रहे हों तो उन पर जो है कार्रवाई की जाए। चंपावत जिला प्रशासन ने पहाड़ों पर लगातार हो रही बरसात के चलते नदियों के बड़े जलस्तर को देखते हुए तराई क्षेत्रों में नदी के किनारे वाले इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया है और उसी के चलते टनकपुर शारदा घाट पर भी जल पुलिस के जवानों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। आपको बता दें कि पूर्णागिरि तीर्थ स्थल में लगने वाला सरकारी मेला खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी काफी संख्या में तीर्थयात्री पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के लिए टनकपुर आ रहे हैं। ऐसे में तीर्थयात्री टनकपुर शारदा घाट पर स्नान करके माता के दर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है।
खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।